इसमें जैविक पढ़ लिया था, जैविक। तो जो आपके बायोलॉजिकल, जैसे आपका फिजिक्स, शरीर लंबाई कैसी है, हॉर्मोन्स कैसे हैं, इस तरह के। दूसरा जो कारक था वो था वातावरण। कितने तरह का वातावरण, इन्वायरमेंट? एक है भौगोलिक, एक था सामाजिक, और एक था सांस्कृतिक। तीन तरह का। ये अभी भौगोलिक वगैरह कुछ पढ़ाया था क्या? अभी कुछ नहीं पढ़ाया ना। तो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और कल्चरल, तीन तरह के इन्वायरमेंट होते हैं जो हमारी व्यक्तित्व को बनाते हैं। तीन तरह का वातावरण। इसमें सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक वातावरण। ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, भौगोलिक वातावरण। तो पहला वातावरण देखते हैं भौगोलिक। इसमें क्या स्थलाकृति, टोपोग्राफी से हमारा व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है? मतलब हम पर्वत में रहते हैं, पठार में रहते हैं या मैदान में, सबका व्यक्तित्व एक जैसा होगा कि अलग अलग? जो गोरखा पहाड़ियों में रहते हैं उनका व्यक्तित्व, और जो मैदान में यूपी बिहार के लोग रहते हैं उनका व्यक्तित्व एक जैसा है कि अलग अलग? अलग। तो किस तरह के स्थलाकृति में आप रहते हैं उससे व्यक्तित्व। इसके बाद है जलवायु, क्लाइमेट। मालवा का जलवायु कैसा है? सम जलवायु। तो यहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा है? शांत। चंबल का जलवायु कैसा है? विषम। तो वहां के लोग कैसे हैं? उग्र। तो क्या जलवायु से भी हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है? हाँ, ठीक है, सही है। तो जलवायु से होता है। और क्या, जितने भी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से इन्वेजिव जितने भी आए थे, इन्वेडर जितने आक्रांत आए थे, सब उग्र स्वभाव के थे। आपने तैमूर लंग का नाम सुना होगा, दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया, क्योंकि वहां की जलवायु बहुत कठोर है। रेगिस्तान में कैसी जलवायु होगी? कठोर। तो उन्होंने क्या किया, अपन लोग कैसे थे, थोड़ा सा जलवायु अच्छा था तो अपन लोग माफ कर देते थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में माफ किया था कि नहीं? अगर दुश्मन पीठ दिखा रहा हो तो कभी वार। यह तो हम सब इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों करते थे? हमारी जलवायु अच्छी थी। तो कोई भाग रहा, ठीक है, भागने दो, कोई दिक्कत नहीं। पर वहां की जलवायु कठोर थी, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं दुश्मन को। तो व्यक्तित्व इस पर भी डिपेंड करता है कि जलवायु कैसी है। इसके बाद क्या भूगोल पर हमारा खान पान डिपेंड करता है? अरे तुम मछली खाओगे कि, ठीक है, क्या खाओगे, ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट, ज्योग्राफी में। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खान पान में क्या आएगा? तो शाकाहारी हो के मांसाहारी हो, सब भूगोल में डिपेंड करेगा। तो हमारा व्यक्तित्व, हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी है, ये सब भी किस पे डिपेंड करेगा? हमारे भूगोल पे। इसके बाद हमारा पहनावा, पहनावा भी किस पे डिपेंड करेगा? हमारे भूगोल पे। कश्मीर के लोगों को देखा होगा, ओवरकोट पहनते हैं। कश्मीर के लोगों को देखा, बहुत लंबा सा ओवरकोट, कि ठंड बहुत है। और साउथ के लोगों को देखा होगा, लुंगी, क्योंकि उमस बहुत है, तो ढीले ढाले कपड़े चाहिए, जीन्स भी चल नहीं सकता। तो पर्सनालिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि वहां पहनावा, खान पान। तो क्या भूगोल से लोगों का व्यक्तित्व प्रभावित होता है? होता है। उनका स्वभाव, उनका खान पान, उनका पहनावा, ये सब भूगोल ही डिसाइड करता है। तो ये समझ में आ गया भौगोलिक वातावरण किस तरह से हमारा व्यक्तित्व प्रभावित कर सकता है। भौगोलिक के बाद अगला वातावरण कौन सा है? सामाजिक, सोशल इन्वायरमेंट। और सोशल में कौन कौन से आएंगे? एक तो हमारा परिवार, एक हमारा समाज मतलब सोसाइटी, इसके बाद आएगा शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था, और हमारी राज्य व्यवस्था। ये सब हमारे सोशल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी शिक्षा, हमारी इकोनॉमी, और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब हमारे सोशल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। क्या परिवार से हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होगा? शिवाजी का व्यक्तित्व पूरा किससे प्रभावित था? उनकी माता जीजाबाई से, हाँ या नहीं? बाजीराव फर्स्ट इतने बहादुर थे कि उनके पिता बालाजी विश्वनाथ भी, समझ में आ गया? तो आप
का अपने पिता या अपने माता पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो आपका परिवार, आपके परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय, इससे भी पर्सनालिटी बिल्ड है। जो बीपीएल परिवार से होंगे उनका व्यक्तित्व अलग होगा, जो मध्यम वर्ग से होगा उनका अलग होगा, और जैसे अंबानी लोगों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होगा, उनका सोचने का तरीका, उनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। मिडिल क्लास लोगों का बिल्कुल अलग होगा, और जो निम्न वर्गीय होंगे उनका बिल्कुल अलग होगा। तो व्यक्तित्व परिवार की स्थिति पर, व्यक्तित्व माता और पिता पर, व्यक्तित्व माता और पिता के संबंधों पर। जहां माता पिता बहुत अच्छे से रहते होंगे, माता पिता एक दूसरे को सम्मान देते होंगे, हंसी मजाक चल रहे होंगे, वहां व्यक्तित्व बच्चों का अलग होगा। जहां मारपीट घरेलू हिंसा चल रही होगी वहां बच्चों का व्यक्तित्व अलग होगा। आप अपने परिवार में किस तरह का माहौल देख रहे हैं माता पिता का, उससे आपका व्यक्तित्व डेवलप होगा। अगर आपने पिता को हिंसा करते देखा होगा तो आप भी उग्र होगे। आपने हिंसा देखी, आपको लग रहा वो जायज है, तो आप भी क्या करोगे, अपने घर की दूसरी महिलाओं को मारने पीटने की कोशिश करोगे। तो आपका व्यक्तित्व वैसा बन रहा है। पर आपने बिल्कुल शांत व्यवहार देखा, सौम्य व्यवहार देखा, तो आपका भी व्यवहार कैसा होगा, सौम्य। आपने वैसा ही तो सीखा है। ये बात समझ में आ गया। तो आपके परिवार का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपके माताजी कैसी हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, आपके यहाँ पिता और माता के संबंध कैसे हैं। इसके बाद आपका नंबर कौन सा है बच्चों में, आप बड़े बच्चे हैं, आप मझले बच्चे हैं या छोटे बच्चे, इससे भी व्यक्तित्व निर्धारित होता है। बड़ा बच्चा मतलब बहुत शांत प्रवृत्ति का, ऐसा होता नहीं है। कितने लोग बड़े हैं, अबरार तुम बड़े हो, अच्छा, और ये देव एक बड़ा है, लगता ही नहीं है ना, ऐसा माना जाता। मेरी थ्योरी के अपवाद भी हो सकते, दैविक तो है ही है। इसके बाद जो घर में सबसे छोटे होते वो चंचल होते। कितने लोग छोटे हैं सबसे, ये सब कल पढ़ा तो चुके, इन लोगों ने बताया तो था, ये सब पढ़ाया था ना वातावरण, तो फिर से वही क्या पढ़वा रहे हो। अरे अच्छा, मैंने अंदर नहीं बताई थी, तो ये कंपैरिजन क्यों हो रही थी, कल भी मुझे याद है कंपैरिजन चल रहा था। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो ध्यान से। परिवार में इस पे भी डिपेंड करता है आपकी स्थिति कौन सी है, आप बड़े भाई बहन हो, मझले हो या छोटे हो। बड़ा भाई बहन थोड़ा सा जिम्मेदार होता है कि उस पर छोटे भाई बहनों की क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे वो 4-5 साल का होगा, उसको एक छोटा भाई या बहन पकड़ा दी जाती है, इसको देखना मैं भी आ रही हूँ, तो बेचारा उसको देखता है कि नहीं यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो उसमें एक बड़प्पन का भाव आ जाता है, जिम्मेदारी। और उसे लगने लगता है कि हाँ मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ या बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि आप किसी की जिम्मेदारी संभालने लगे। तो व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जिम्मेदारी से बड़ा होता है। ठीक है, सीधी सीधी बात। तो आपका व्यक्तित्व इस पर भी डिपेंड करता है कि आप बड़े भाई हो या छोटे। जैसे मैं मझला हूं, तो ना तो बहुत गंभीर है और क्या ना बहुत केयरलेस है, तो बहुत लापरवाही तो नहीं, इतने लापरवाही तो नहीं कि कैरियर ही खत्म कर दे, पर इतने बड़े भी नहीं, चूंकि इतने जिम्मेदार भी नहीं कि चीजों को संभाल के रखें, खाना पीना संभाल के रखें, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आपका व्यक्तित्व डिपेंड करता आप किस नंबर के। तो पारिवारिक वातावरण से आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा कि नहीं, परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि, माता जी का प्रभाव, पिताजी का प्रभाव, आपका क्रम क्या है, माता पिता के संबंध कैसे हैं, ये है पारिवारिक वातावरण। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब बात करते हैं समाज। आज क्या है, आज विसर्जन है, कल भंडारा है, तुम लोगों को बताया था कल भंडारा है, पर सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता करके आ जाना, क्योंकि आई मैग्नेस के मैनेजमेंट का मुझे नहीं पता कब तक तुम्हें खाना देंगे। पता चला आदमी की आंतें सूख रही हैं, है ना, बोले सर अब पेट में चूहे नहीं, हाथी डायनासोर टाइप का तो दौड़ ही रहा है, तो थोड़ा बहुत नाश्ता करके आना, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि 12-1-2 बजे खाना मिल जाएगा, पर वो 3-4 भी बच सकते हैं, और क्या ओपी सर का मैनेजमेंट है ना। इसलिए आप उम्मीद करो कि अगर सर 11 बजे बोले तो 2 बजे तक, 1 बजे बोले तो 4 बजे तक मिल जाएगा, इतनी उम्मीद है। जैसे तुम्हें नोट्स मिल जाते हैं देर सवेर, ऐसे तुम्हें खाना भी, भंडारा भी अच्छा मिलेगा, पर उसका मुझे उम्मीद मैं कह नहीं सकता। तो सर से टाइमिंग पूछना, सर जो भी टाइमिंग बोलने गिन लेना 2 घंटे बताना मत, है ना, ठीक है। क्या हो गया मेरी तरफ से, अच्छा। तो समाज में किस तरह के मानक या नियम है, नॉर्म्स किस तरह के हैं, इस तरह से, जैसे पश्चिमी समाज, वहां के मानक, वहां के समाज में खुलापन है, तो वहां का व्यक्तित्व अलग होगा। आवाज आ रही सब तक,
सब तक वॉइस आ रही है? चलो, तो जैसे पश्चिमी समाज के मानक अलग है, वहां विवाह के पहले संतान उत्पन्न करना गलत नहीं है। कई बार उन्हें कहा 2-3 बच्चे हो गए, पति कह रहा पत्नी से अब तो बच्चों के बीच थे, पापा मम्मी शादी कर लो। तो ऐसे ही होता वेस्टर्न सोसाइटी में, बच्चे बच्चे हो गए, अब सोच रहे कि शादी कर ली जाए। तो वहां तो व्यक्तित्व किस पे डिपेंड करता है? समाज के मानकों पे। ठीक है, इसके बाद दूसरा, समाज में इससे भी चलता है कि समाज में किस तरह की चीजें चल रही है, जैसे कि विवाह। तो समाज में विवाह को कितना महत्व दिया जाएगा, उस हिसाब से व्यक्तित्व बनेगा। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व इस पे भी डिपेंड करेगा। जैसे हमारे यहाँ विवाह को महत्व दिया जाता है कि नहीं? विवाह बहुत छोटी मोटी घटना है कि बहुत बड़ी घटना है? बड़ी घटना है, तो हमारा व्यक्तित्व उस आधार पर होगा, तलाक वगैरह नहीं सोचेंगे। पश्चिमी समाज में विवाह छोटी मोटी घटना है, सुबह कोई मिला, शाम को शादी हो गई, अगले दिन तलाक हो गया, यह संभव हो सकता है। तो वहां विवाह को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो यहाँ व्यक्तित्व वहां के लोगों का अलग होगा। तो सामाजिक वातावरण में समाज के मानक क्या है, विवाह जैसी संस्था कैसी है, इस तरह पे। शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा में क्यूरिकुलम किस तरह का दिया गया है? आपका व्यक्तित्व इस पे डिपेंड करेगा कि आपके शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या है। जैसे बचपन में आपने अगर पुष्प की अभिलाषा पढ़ ली है तो आप देशभक्त बनोगे ही बनोगे। आपने अगर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता पढ़ ली है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो है ना, बुंदेलों के मुंह से, हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो जिसने सुना वो देशभक्ति पे आएगा ही आएगा। तो आपकी गवर्नमेंट आपको कैसा नागरिक बनाना चाहती है वो आप सिलेबस से देख लो, जो सिलेबस में दिया है वही आपको बताया गया है। तो हमारा व्यक्तित्व इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे सिलेबस में, क्यूरिकुलम में क्या क्या हमें पढ़ाया गया। दूसरा, शिक्षक। बचपन में आपका कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर रहा होगा, सबकी लाइफ में ऐसा 5th 6th 8th क्लास स्कूल लाइफ में एक टीचर जरूर रहा होगा जिसका प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा पड़ रहा होगा या पड़ा होगा। तीसरा, सहपाठी। इसका तो बहुत ज्यादा, आपके बगल में KG 1 से 12th तक कोई ना कोई ऐसा जिगरी दोस्त रहा होगा जिसने या तो आपको बना दिया होगा या बिगाड़ दिया होगा। बना तो नहीं दिया होगा, जैसा आप लोगों के चेहरे से दिख रहा, बिगाड़ जरूर दिया होगा। जैसे मैंने बोला, सबके मन में एक नाम आ गया होगा कि हाँ सर मेरी क्लास में ये था। कई लोगों में नहीं आया, बोला मैं ही वो लड़का था। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके व्यक्तित्व पर। आपका व्यक्तित्व किस तरह का डिपेंड करता है सहपाठी किस तरह के थे। तो आपको क्या पढ़ाया गया, किसने पढ़ाया, कौन आपके साथ बैठ के पढ़ रहा था, और आपको शिक्षा के दौरान कितने महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई गई। क्या आपने अपने स्कूल में अब्दुल कलाम जी की जीवनी पढ़ी है, विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ी है, ज्योतिबा फूले की जीवनी पढ़ी है, अंबेडकर जी की पढ़ी है, महात्मा गांधी जी की पढ़ी है? तो आप जैसे जिस तरह की जीवनी पढ़ोगे उस तरह का आपका क्या होता जाएगा, व्यक्तित्व। अगर आपको बचपन से ही हर्षद मेहता, हिटलर, इस तरह की कहानियां जीवनी, तो आप उस तरह के बन जाओगे। तो आपको अपने शिक्षा के दौरान किन महापुरुषों की जीवनी पढ़ने को मिली है? भगत सिंह की जीवनी, तो आप में विद्रोह रहेगा सिस्टम के अगेंस्ट, कि आप सहोगे नहीं, क्योंकि आप भगत सिंह की जीवनी तो व्यक्तित्व में वही उतार लोगे। तो शिक्षा में क्या क्या चीजें आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है? पाठ्यक्रम, क्यूरिकुलम क्या क्या है, दूसरा शिक्षक, तीसरा सहपाठी, और चौथा महापुरुषों की जीवनी, बायोग्राफीज कौन कौन पढ़ाई गई। अगला है समाज में अर्थव्यवस्था। आपकी समाज किस तरह की अर्थव्यवस्था से चल रहा, किस तरह की इकोनॉमी से आपकी सोसाइटी रन कर रही है। तो जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वहां के लोगों का व्यक्तित्व अलग होगा। पूंजीवाद का मतलब, कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? जहां हर व्यक्ति को अपना निजी व्यवसाय लगाने की स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है। तो जहां पूंजीवाद होगा वहां क्रिएटिविटी, रचनात्मकता कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। हर कोई बिजनेस डाल सकता है, तो हर किसी के पास मौका है कि एक आइडिया लाओ, एक बिजनेस डाल दो। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों का व्यक्तित्व अलग होगा। पर साम्यवादी जैसे चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, यहां लोगों का अपना निजी व्यवसाय लगाने की स्वतंत्रता नहीं है। जो सरकार व्यवसाय करेगी उसी में काम। तो जब मुझे खुद का बिजनेस ही नहीं लगाना तो मैं क्रिएटिव क्यों बनूं?
तो जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के, कम्युनिस्ट इकोनॉमी के होंगे, वहां के लोगों का व्यक्तित्व अलग होगा। तो क्या समाज की इकोनॉमी से भी व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल। आपकी सोसाइटी किस तरह की इकोनॉमी से रन हो रही है, उस आधार पर आपका व्यक्तित्व बनेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो व्यक्ति खुलेपन वाले, हर विचार को स्वीकार करने वाले, नए आइडियाज लेने वाले, अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहने वाले लोग बनेंगे कि उन्हें खुद ही अपना बिजनेस खोलना। पर वही साम्यवादी होगी तो दूसरों पर निर्भर वाली पर्सनैलिटी, तो तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए, क्रिएटिविटी खत्म है क्योंकि तुम्हें खुद का बिजनेस खोलने की स्वतंत्रता। तो क्या इकोनॉमी, क्या अर्थव्यवस्था भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है? अगला है राज व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। आपके देश में किस तरह की व्यवस्था है, इससे भी आपका व्यक्तित्व बन सकता है। जहां लोकतंत्र होगा वहां लोगों का व्यक्तित्व अलग होगा, जहां तानाशाही होगी वहां लोगों का व्यक्तित्व अलग होगा, जहां राजतंत्र होगा वहां अलग होगा। जैसे भारत में कौन सा सिस्टम है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें असहमतियों को भी उतना सम्मान दिया जाए। तो जो डिसेंट्स हैं, आपके प्रति सहमत नहीं है, उनके प्रति भी सम्मानित। तो अगर भाजपा ने कोई नीति जारी की और कांग्रेस ने विरोध किया तो उनकी बातों को भी संसद में सुना जाए। यही तो लोकतंत्र है, जिसमें आप विरोधियों को, विपक्ष को भी सुन रहे हो। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या आएगा? सहिष्णुता या असहिष्णुता, टॉलरेंस या इनटॉलरेंस। तो दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश, उन सब में टॉलरेंस बहुत होगा। जहां जहां लोकतंत्र है उन लोगों के व्यक्तित्व में सहिष्णुता अपने आप आएगी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। बात समझ में आ गई? यह सिस्टम है, विपक्ष की भी सुनना पड़ेगी। पर जहां जहां तानाशाही, किम जोंग नॉर्थ कोरिया, क्या वो विपक्ष की सुनता है? वो किसी की नहीं सुनता, वो अपने आप की नहीं सुनता। तो वहां के लोगों का व्यक्तित्व अलग होगा, वहां टॉलरेंस होगा ही नहीं। जो उसकी चीज से सहमत नहीं उसको मरवा दिया जाएगा। तो वहां के लोगों में कौन सा गुण विकसित हो जाएगा? इनटॉलरेंस, असहिष्णुता। तो क्या इससे भी व्यक्तित्व बनता है कि आपके देश में क्या चल रहा है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है या तानाशाही चल रही है? ये बात समझ में आ गई? तो वातावरण, सामाजिक वातावरण क्या हमारे व्यक्तित्व को बनाने में या प्रभावित करने में भूमिका निभा रहा है? सामाजिक वातावरण में परिवार, सामाजिक वातावरण में समाज, सामाजिक वातावरण में शिक्षा, सामाजिक वातावरण में अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण में हमारी राजव्यवस्था। ये सारी चीजें समझा दोगे कि नहीं? क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो पहला तो हमारी बायोलॉजी, हमारे अंदर हार्मोन कैसे है, हमारा ब्रेन कैसा है, हमारी फिजिक कैसी है, हमारा शरीर कैसा है, हमारा मस्तिष्क कैसा है, हमारे हार्मोन कैसे हैं, हमारा नाग नक्श कैसा है, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। दूसरा हमने देखा हमारा भौगोलिक वातावरण, तीसरा हमने देखा सामाजिक वातावरण, और लास्ट है कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक वातावरण। अगला है सांस्कृतिक वातावरण। इसमें है कितनी कल्चरल रिचुअल्स या कस्टम्स, आपके यहां किस तरह की सांस्कृतिक प्रथाएं चल रही हैं। जैसे कि 16 संस्कार सुने हैं, सुना होगा। तो आपके कल्चर में कितनी तरह की परंपराएं या प्रथा चल रही हैं, उसके आधार में व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। तो जहां संस्कार हो रहे होंगे वहां का व्यक्ति अलग होगा, और जहां संस्कार नहीं हो रहे होंगे वहां का संस्कार, वहां का व्यक्तित्व अलग है। कल्चर में आता है हमारा धर्म, जैसा आपका धर्म होगा वैसा आपका व्यक्तित्व होगा। पारसी कैसे होते, उग्र होते हैं या शांत होते हैं? शांत, क्योंकि उनका धर्म है ऐसा है। ये बात समझ में आ गई? तो आपका किस तरह का धर्म है उस तरह से आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद कला, आर्ट्स, खेल, स्पोर्ट्स। अगर आप आप कोई आर्टिस्ट हो तो आपका व्यक्तित्व अलग होगा। आपने आर्टिस्ट लोगों का पहनावा, रहन सहन सब अलग देखा होगा, बड़े बड़े बाल देखे होंगे, ढीले ढाले से कपड़े देखे होंगे, देखा होगा कि नहीं? उल्टा सीधा कुछ भी चल रहा है उनका, तो व्यक्तित्व वो डाइवर्सिटी वाले हैं। क्योंकि आर्टिस्ट वही होता है जो मोनोटोनस ना हो। क्या ए.आर. रहमान साहब कभी एक तरह का ही म्यूजिक देना चाहेंगे? नहीं, उनकी इच्छा होगी मैं हर तरह का म्यूजिक दूं, हर सिचुएशन का म्यूजिक दूं। आर्टिस्ट यही चाहता। अरिजीत सिंह भी तो यही चाहते होंगे।
अरिजीत सिंह को क्या माना जाता है? सैड वाले जोनर का, दुखी वाले जोनर का। जबकि अरिजीत सिंह का ही पहला गाना था 1 बिलियन, नशेदी चढ़ गई, सुना है? वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अरिजीत सिंह, हर सिंगर की इच्छा है, तो आर्टिस्ट होगा तो उसकी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी? अलग। और जो आर्टिस्ट नहीं होगा उसकी पर्सनालिटी क्या होगी? अलग। तो जो आर्टिस्ट नहीं होगा उसकी मोनोटोनस सी लाइफ होगी, एक जैसी नौकरी। पर जो कलाकार होगा उसकी क्या होगी? डाइवर्स नेचर होगा, उसको सब अच्छा लग रहा है, हर जाति अच्छी लग रही, हर धर्म अच्छा लग रहा, हर इंसान से वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो व्यक्तित्व इस पे भी निर्भर करता है उसने कला अपनाई है कि नहीं। ऐसी खिलाड़ियों का व्यक्तित्व कैसा होता है? अलग होता है। स्पोर्ट पर्सन का अलग। जैसे अभी कुश्ती एसोसिएशन वालों ने स्ट्राइक की थी, अगर आम आदमी होता तो सरकार से इतना लड़ भी नहीं पाता। फिर खिलाड़ियों का पर्सनालिटी क्या है? बुरी से बुरी एडवर्स कंडीशन, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना। और विनेश फोगाट ने क्या किया? चुनाव भी लड़ना शुरू कर दिया, टिकट मिल गई कांग्रेस से। तो जिस स्तर पर भी सरकार से लड़ा जा सकता, हर स्तर पर लड़ेंगे। ये किसका व्यक्तित्व है? खिलाड़ियों का। तो आप खिलाड़ी हो कि नहीं? तो आप समझ में आ गया। तो कल्चर में धर्म कैसा है, कला कैसी है, खेल कैसा है, इससे भी डिपेंड करता है आपका व्यक्तित्व किस टाइप का होगा। तो व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले दो तरह के कारक, एक आपकी खुद की बायोलॉजी, जैविक कारक, और एक है वातावरण। वातावरण कितने तरह का? 3, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक में कौन कौन आएगा? परिवार, समाज, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र। कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया हमारा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमें पढ़ना है व्यक्तित्व अध्ययन के दृष्टिकोण, अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनैलिटी। अब हमें पढ़ना है वेरियस अप्रोचेस, व्यक्तित्व अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण, वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। सर ये तो बताइए, जो जॉब वाले हैं वो तैयारी किस हिसाब से करें, किस हिसाब से करें? मेरा ये मानना है जो जॉब वाले हैं उनका सिलेक्शन जल्दी होता है। हाँ, क्योंकि जो दिन भर फ्री है, जैसे अभी तो आपकी क्लासेस चल रही हैं, जैसे क्लासेस खत्म हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म। जब आपके पास पढ़ने को 24 घंटे होते हैं तब आप अच्छा नहीं पढ़ रहे होते। जब आपके पास पढ़ने के लिए 5 या 6 घंटे होते हैं तो आप बहुत हाईली प्रोडक्टिव होते हो। जैसे मैं दिन भर क्लास लेता हूँ तो मेरे पास पढ़ने के लिए 2 या 3 घंटे, और 2-3 घंटे में मुझे सारी क्लासेस पढ़ के याद करके सुनाना है, समझना भी है, समझाना भी तो है। तो मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, क्योंकि मेरे पास मात्र 2-3 घंटे हैं, पढ़ लो तो पढ़ लो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जॉब वाले सिलेक्शन जल्दी लेते हैं क्योंकि वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत समय की कीमत समझते हैं। पर जो स्टूडेंट्स होते हैं 24 घंटे फ्री होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, आलस करते हैं। आप खुद देखना, जब भी क्लास खत्म हो जाएगी पर मुझसे बात करना, बस पेपर सामने ना हो, पेपर सामने ना हो, पर अपनी प्रोडक्टिविटी मुझे बताना। पता चला एक ही टॉपिक कई दिन से पढ़े जा रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं? तो मुझे लगता है जॉब वालों को कोई ज्यादा नहीं, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। हाँ पूछिए, है ना? ये बात समझ में आ गई? तो जॉब वालों को कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो यूपीएससी में सिलेक्शन रेट देखा, जॉब वालों का ज्यादा चल रहा है, क्योंकि दिन भर 9 to 5 ऑफिस जाते हैं, 5 बजे के बाद पढ़ रहे होते हैं, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली फोकस्ड है, तो हाईली फोकस्ड रहते हैं। चलिए, चलो अब हमें पढ़ना है दृष्टिकोण। इसमें सबसे पहला दृष्टिकोण है मनोगतिक दृष्टिकोण, साइको डायनेमिक अप्रोच। पहला दृष्टिकोण पढ़ो, मनोगतिक दृष्टिकोण, साइको डायनेमिक अप्रोच। पहला अप्रोच है साइको डायनेमिक, मनोगतिक दृष्टिकोण। इसको पढ़ते हैं। यह दिया था, एक डॉक्टर थे सिगमंड फ्राइड। तो एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, सिगमंड फ्राइड। इन्होंने इस दृष्टिकोण को बताया था, सिगमंड फ्राइड ने। तो पहला दृष्टिकोण है मनोगतिक दृष्टिकोण। ठीक है, ये बड़ा भी है, अजीब भी है, मतलब
सुबह 5 साढ़े 5 से पढ़ रहे हैं तो मुझे 8 बज गए थे, इसलिए वो पहली क्लास इंग्लिश मीडियम की ऑफ की थी, क्योंकि ये एक ही अप्रोच में 2-3 घंटे लग गए। बड़ा भी और बिल्कुल अजीब सा है, पर इन्होंने स्टडी की और पता किया है, अपन पढ़ेंगे पूरे इनका। समझो, सिगमंड फ्राइड क्या थे, एक डॉक्टर थे, और वो हिप्नोटाइज करके ट्रीटमेंट करते थे। तो वो हिप्नोटाइज करते थे, उससे वो इलाज करते थे। इलाज कैसे करते थे, समझो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई इच्छा दबी हो गई, रिप्रेस्ड, कोई भी डिजायर, और जिसको तुमने दमन कर दिया बहुत साल पहले, बचपन में, बाद में, कभी भी, और वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। अगर वो इच्छा समय समय पर आ रही है और तुम उसका दमन किए जा रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा हेल्थ खराब होगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब होगा। तो ये क्या करते थे, हिप्नोटाइज करते थे और वो इच्छा पूछते थे। जब व्यक्ति किसी को इच्छा बता देता था तो वो रिलैक्स फील करता था, और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व चल रहा होता वो खत्म हो जाता था। ऐसे करके वो इलाज करते थे। समझा, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देते थे, व्यक्ति से पूछते थे बचपन में क्या हुआ, तो पहले हिप्नोटाइज करके पूछते थे, पर ऐसी बात करके पूछते थे। तो लंबे लंबे 3-3 4-4 घंटे के सेशन रहते थे, उसमें पेशेंट को बिठाते थे, आराम से लेट जाओ तुम और आंख बंद करो, बात करो। तो शुरुआत में हिप्नोटाइज करते थे, ये विदाउट हिप्नोटाइज में भी इन्होंने शुरू किया, और इन्होंने हजारों पेशेंट देखने के बाद ये थ्योरी दी पर्सनालिटी की। इसी को कहते हैं साइको डायनेमिक। डायनेमिक मतलब व्यक्ति की पर्सनालिटी उम्र के साथ चेंज होती जाएगी, तो ये डायनेमिक है। इन्होंने कहा हमारा जो व्यक्तित्व है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितनी चीजों से मिलकर बना है, 3। पहला है इदम, मतलब इड। दूसरा है अहम, ईगो। और तीसरा है परा अहम, सुपर ईगो। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कितनी चीजों से मिलकर बना है, 3। समाज शास्त्र समझ में नहीं आ रहा, कौन सी चीज समझ में आ रही, परिवार, संयुक्त परिवार, संस्था, ग्रामीणवाद, समाजवाद, कौन से? अच्छा, 4.0 या 6.0 में, कौन से में? चलो यहां समझते हैं। तो इड, ईगो और सुपर ईगो, यहां समझते हैं। पहली बात करते हैं इदम की। इदम का मतलब तुम्हारे व्यक्तित्व का वह भाग, तुम्हारी पर्सनालिटी का वो पार्ट जिसको तात्कालिक संतुष्टि चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तुम्हें कोई इच्छा आई और ये केवल उन्हीं आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा जो बहुत ही मूलभूत है। मतलब एक जानवर की जो आवश्यकताएं हैं, इंसान भी क्या है, एक तरह का पशु ही है, बस हम थोड़ा सा सोशल हो गए, सामाजिक हो गए। तो जैसे जानवर को भूख, जानवर को नींद और जानवर को यौन इच्छाएं आती है, ऐसे इंसान को भी भूख लगती है, इंसान को भी नींद आती है, और इंसान के अंदर भी यौन इच्छाएं आती है। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व का एक पार्ट है जो इन इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है। हालांकि वो सब में कंट्रोल्ड है, सबके अंदर ये इच्छाएं हैं, पर सबके अंदर वो नियंत्रित है। पर तुम्हारे पर्सनालिटी में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं इदम, इड। ये शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं, प्रिमिटिव नीड्स को इमीडिएटली, तात्कालिक रूप से संतुष्ट करना चाहता है, और ये केवल आनंद के सिद्धांत पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल। इसको तो बस आनंद चाहिए, भूख लगी अभी खाना चाहिए, इस तरह का। तो हमारे व्यक्तित्व का पहला भाग क्या होगा, इदम। ये व्यक्तित्व का भाग, ये क्या, किस चीज से संबंधित होगा, रिचुअल्स। एक सवाल आया है कि अनुष्ठान समझ में नहीं आए 6.0 में। अनुष्ठान का मतलब है जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो वो अनुष्ठान है, जो शादी कर रहे हो वो अनुष्ठान है, जो संस्कार कर रहे हो वो अनुष्ठान है, जो डेली सुबह शाम आरती कर रहे हो वो अनुष्ठान है, जो घर में भागवत बिठाई है वो अनुष्ठान है, जो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो वो भी अनुष्ठान। तो जो भी एक्टिविटीज तुम कर रहे हो वो क्या है, अनुष्ठान। ठीक है, चलो अब समझो। तो हमारे व्यक्तित्व का, ठीक, अभी समझा देंगे, अभी क्लास चल रही। व्यक्तित्व का एक भाग कौन सा है, इदम। इदम का काम समझ में आ गया। ये तुम्हारी प्रिमिटिव, प्राथमिक, जानवरों वाली आवश्यकताओं को पूरा करने में विश्वास करता है और इसे तत्काल चाहिए संतुष्टि। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन है तो तुम्हारा इदम भाग कहेगा चुरा लो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भी कहेगा चुरा लो। इसका मतलब जो इड या इदम भाग है ये ना तो नैतिक मूल्यों की परवाह करता है,
ना समाज की परवाह करता है, ना दूसरे लोगों की परवाह करता। इसको तो चाहिए अभी के अभी संतुष्टि। आपने मर्डर 2 मूवी देखी है? उसमें एक साइको किलर रहता है और एक के बाद एक लड़कियों को मारता जाता है, देखा है? तो उसमें कौन सा भाग इंपॉर्टेंट होगा? ठीक है, क्वेश्चन के आंसर दे जाओ। फैजान, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुनो ध्यान से। तो इदम का मतलब समझे? इदम का मतलब जो आपकी इच्छाएं, जो जानवरों टाइप की पाशविक इच्छाएं हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट है, उन नीड्स को अभी के अभी पूरा करना है, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक, चाहे समाज स्वीकार करे या ना करे, चाहे कुछ भी। तो जितने साइको किलर, जितने सीरियल किलर होते हैं, उनके व्यक्तित्व का कौन सा भाग प्रभावी रहता है? इदम। इदम मतलब तुम्हारे व्यक्तित्व का वो भाग जिसको सारी इच्छाएं अभी के अभी पूरी करनी है, चाहे किसी का बुरा हो चाहे कुछ हो, समाज कुछ भी कहे, मुझे अभी के अभी वो इच्छा पूरी करनी है। तो ये हो गया इदम। इदम समझ में आ गया? कैसा? हाँ, मतलब उनमें वो भाग तो हम सब में है। सुनो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास इदम ना हो। इदम है पर वो कंट्रोल्ड है। हम सब अपने अपने इदम को, इड को कंट्रोल किए हुए हैं। जिस दिन कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम भी क्रिमिनल बन जाएंगे। दूसरा पार्ट है अहम या ईगो। दूसरा भाग है ईगो। ईगो ये किस पे काम कर रहा था? ये काम कर रहा था आनंद के सिद्धांत पर। इसको केवल क्या चाहिए? आनंद। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल। अब बात करते हैं अहम की। अहम क्या करता है? ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल। अहम का मतलब है जो तुम्हें वास्तविकता में रहना सिखाए। जैसे इदम कहेगा आइसक्रीम चुरा लो, अहम कहेगा मत चुराना, बहुत डंडे पड़ेंगे। तो तुम्हें कौन वार्न करेगा, कौन चेतावनी देगा? तुम्हारे व्यक्तित्व का अहम भाग, क्योंकि यह वास्तविकता के धरातल पर काम करता है। बात समझ में आ गया? तो तुम्हारे व्यक्तित्व का वो भाग जो तुम्हें वास्तविकता की तरफ, मतलब सही गलत से मतलब नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा तुम्हें बता देगा। वो ये नहीं बता रहा कि आइसक्रीम चोरी करना सही है गलत है। अहम का काम ये नहीं है, ईगो का काम ये नहीं है कि एथिकल या अनएथिकल ये बताना, नहीं, किस काम का क्या परिणाम होगा। जैसे इदम कहेगा, जैसे इदम है पता नहीं सनक सी है, तो मैं किसी पहाड़ में पहुंच गया, इदम कहेगा कूद लो मजा आएगा। अहम कहेगा देखो अगर तुम गिरे तो मर सकते हो, ठीक है चलो मर सकते हैं, पर अगर नहीं मरे तो कितनी हड्डियां टूटेंगी, कितने महीने बेड पे डलोगे, कितना दर्द होगा, समझ रहे हो? तो अहम क्या करता है? व्यक्ति को वास्तविकता के धरातल पर बनाए रखता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रियलिटी। आम का काम समझ में आ गया? तो आम का मतलब ये मत समझना तो मैं सही गलत सिखा रहा, तो मैं केवल उस चीज का परिणाम बता रहा, कर लो कोई दिक्कत नहीं, पर उसका परिणाम ये बात समझ में आई? और तीसरा कौन सा है? परा अहम। ये समझाता है कि कोई चीज एथिकल है कि नहीं है, नैतिक है कि नहीं है। सुपर एगो ही समझाएगा नैतिक है कि नहीं है। जैसे रविंद्र सर की एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास सब में डली हुई है ना? चलो अब यहां समझो। सुपर ईगो तो तुम्हारे व्यक्तित्व का जो भाग ये बताए तुम्हें कि कौन सी चीज नैतिक है कौन सी चीज अनैतिक है। तो एनसीईआरटी में बोला गया है कि अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है आइसक्रीम चुरा लो, तो ये कौन सा कह रहा होगा? इदम। आइसक्रीम मत चुराओ बहुत सजा मिलेगी, ये कौन कह रहा है? अहम, ईगो। और सुपर ईगो क्या कहेगा? सुपर ईगो कहेगा अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो मम्मी या पापा से बोल दो, वो तुम्हें आइसक्रीम दिला देंगे, क्योंकि वो नैतिक है। समझ में आ गया? तो हमारा व्यक्तित्व कितनी चीजों से मिलकर बना है? पहला कौन सा है? इदम क्या करता है? ये आनंद के सिद्धांत पे काम। जिस चीज में आनंद मिल रहा है, तुम बैठे हो और तुमने पेन बगल वाले के पेट में लगा दिया, भले ही उसको कितना भी दर्द हुआ हो, तुम्हें मजा आ गया,
तो कौन से पार्ट ने करवा दिया? इदम। तो ऐसा होता है कई बार, तुम बैठे कोई खिसक नहीं रहा, पेन लगा दी, बोले किसको, है ना? तो ये काम कौन करवा रहा? इदम। अहम कह रहा पेन मत लगाना, हट्टा कट्टा बहुत मारेगा। तो ये कौन बता रहा है? ईगो, अहम। और सुपर ईगो कह रहा कि गलत बात, किसी को दर्द देना अनएथिकल है, इसलिए किसी को पेन लगाना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ गया? चलो अब बोलिए। कैसा? वो अलग ईगो है ना, वो घमंड वाला ईगो अलग है। अब यहां समझो, जो परा अहम है ये कैसे इदम और अहम को नियंत्रित करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि कैसे सुपर ईगो, कैसे पराहम दोनों को कंट्रोल कर लेता है। तो एक्चुअली एक प्रोसेस है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ये नाम सुना है? समाजीकरण का मतलब क्या होता है? जब बच्चा बड़ा होता है, उसकी परवरिश होती है, तो उसे सिखाया जाता है कि समाज में क्या सही है और समाज में क्या गलत है। इसी को समाजीकरण कहते हैं। बचपन में बच्चे को क्या सिखाया जाता है? सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि समाज में किसको सही माना जाएगा? ट्रुथ को, है ना? तो इसलिए उसको सच। तो बचपन से बच्चे को जो भी सिखाया जाए उसको क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन या समाजीकरण। इस समाजीकरण के दौरान पैतृक प्राधिकार, पेरेंटल अथॉरिटी, पेरेंटल अथॉरिटी को आपके अंदर डाल दिया जाता है। सुपर ईगो क्या करता है? जब बच्चे की परवरिश होती है तो पैतृक अधिकार, पैतृक अधिकार का मतलब जो मम्मी पापा कह रहे हैं वही मानना होगा, इसी को कहते हैं पेरेंटल अथॉरिटी। इसके द्वारा ये आपके अंदर डाल देगा। तो सुपर ईगो, जैसे हम बड़े होंगे तो हमारे अंदर कौन सी चीज डाल दी जाएगी? हमारे अंदर डाल जाएगी पेरेंटल अथॉरिटी, पैतृक प्राधिकार। इसका मतलब है जो मम्मी पापा ने बोला वही मानना पड़ेगा। जैसे बचपन में जैसे तुम्हें बर्थडे पार्टी में जाना पड़ता था, तो मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करते थे क्या हम उनकी बर्थडे पार्टी में चले जाएं? समझ में आ गया? जैसे उन्होंने कहा नहीं, तो अपन तुरंत फोन करते सॉरी मम्मी पापा ने मना कर दिया। तो ये बात कौन डेवलप करता? सुपर ईगो, परा अहम ने ये बात तुम्हारे अंदर डाली है कि जो पेरेंट्स बोलेंगे वही मानना पड़ेगा। इसी को हिंदी में कहते हैं पैतृक प्राधिकार, उसी को इंग्लिश में कहते हैं पेरेंटल अथॉरिटी। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो परा अहम है ये हमारे इदम और अहम को नियंत्रित करता है पैतृक प्राधिकार के द्वारा। हमारे अंदर क्या डाल दी गई है बचपन से? पैतृक प्राधिकार। बचपन से तुम सिगरेट शराब क्यों नहीं पी रहे हो? पैतृक प्राधिकार से बहुत मार पड़ेगी, परमिशन नहीं मिली इसकी। बात समझ में आई कि नहीं? तो सुपर ईगो, हाउ सुपर ईगो कंट्रोल्स इड एंड ईगो। परा अहम किस तरह से अहम और इदम को नियंत्रित करता है? पैतृक प्राधिकार के द्वारा। जो किस प्रक्रिया में आ जाती है? समाजीकरण। जब बच्चे को हम सही गलत सिखाते हैं तो उसे यह भी सिखा देते हैं कि जो माता पिता बोलेंगे वही सही है। ये बात समझ में आ गया? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? कौन कौन? ठीक है, चलो अब हमें देखना है इनका व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। अब हमें थ्योरी पढ़नी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसी सिगमंड फ्राइड, अभी तो बताया व्यक्तित्व कितनी चीजों से मिलकर बना है। अब हमें पढ़ना सिगमंड फ्राइड ने थियरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा। अब हमें पढ़ना है सिगमंड फ्राइड का व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। सर डीसी की सैलरी कितनी होती है? फिर बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन बच्चों का कमेंट्स नहीं पढ़ते। चलो सिगमंड फ्राइड के अनुसार किसी भी व्यक्ति का विकास
5 अवस्थाओं में होता है। इसी को पंच अवस्था सिद्धांत या 5 स्टेज थ्योरी कहते हैं। तो सिगमंड फ्राइड का जो व्यक्तित्व, इनके अनुसार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है, वो कितने स्टेज में होता है? 5। सर एकदम नेगेटिव ही होगा, एकदम नेगेटिव ही होता है, क्योंकि उसको तुरंत संतुष्टि चाहिए। इससे उसे कोई मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसकी तरफ जा रहा है, समझो। तो सिगमंड फ्राइड की जो थियरी है, उसने बोला किसी भी व्यक्ति का विकास कितनी अवस्था में होती है? 5। पहला है मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज। ये जन्म से लेकर 1-2 वर्ष तक रहती है। तो विकास, व्यक्तित्व विकास की पहली अवस्था है जन्म से 1-2 साल तक। चलो इसका मतलब समझो। जब बचपन में बच्चा छोटा होता है तो उसको आनंद केवल ओरली ही मिलता है। उसे रोना है तो ब्रेस्ट फीडिंग करना है, कोई भी सामान दे दो तो उसके मुंह में डालना है, पेन दे दो तो खाने की कोशिश करेगा, चाबी दे दो तो खाने की कोशिश करेगा, मोबाइल दे दो तो खाने की कोशिश करेगा। तो बचपन से 1-2 साल की उम्र तक बच्चे के व्यक्तित्व में कौन सी अवस्था चल रही होती है? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज समझ में आ गया? इस समय व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व केवल मुख पर ही केंद्रित है, सब कुछ मुख पर ही केंद्रित है। अब सिगमंड फ्राइड का कहना है कि जब भी ओरल स्टेज खत्म हो तो व्यक्ति को, किसी बच्चे से ओरल स्टेज जबरदस्ती मत खत्म करो। जैसे कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो अचानक डरा धमका के ब्रेस्ट फीडिंग मत छुड़वाओ, नहीं तो उसकी पर्सनालिटी सही ढंग से डेवलप नहीं होती। उसको इस तरह से गाइड करो कि वो ही छोड़ दे, बच्चा ही चीजों को मुंह में लेना छोड़ दे। अगर आपने मारा, पीटा, कूटा कि आइंदा से कोई चीज मुंह में डाली तो बिल्कुल मुंह में ही घुसा दे देंगे, इस तरह का, बच्चे थोड़ी देर में सूझ गए, इतना मारा तुमने, मुंह ही मुंह में, है ना। तो इस तरह से क्या हो सकता है? उसकी पर्सनालिटी ब्रेक हो सकती है, व्यक्तित्व खराब हो सकता है। तो पहली स्टेज कौन सी है? ओरल या मुख अवस्था। इसमें क्या होगा? मौखिक अवस्था। इसमें हर चीज, उसका व्यक्तित्व पूरा किस पर केंद्रित है? मुख पर। तो ये कब तक चलेगा? बचपन से लेकर 1-2 साल तक। इतनी साल तक के बच्चे चीजों को मुख में लेते हैं। तो पहली स्टेज समझ में आ गई। दूसरी स्टेज गुदीय अवस्था, एनल स्टेज। अब अगली स्टेज आएगी एनल स्टेज। गुदा से बना है गुदीय अवस्था, एनस से बना है एनल। समझो, जैसे ही बच्चा 2-3 साल का होगा तो अब माता पिता सोचेंगे अब इसको टॉयलेट वॉयलेट जाना ये खुद ही चला जाए, तो 2-3 साल की उम्र में उसे सिखा देते हैं, उसको हाथ पकड़ के ले जाते हैं, उसे कमोड पे बिठाते हैं। 2 साल तक तो बच्चे का जहां मन वहां करेगा, उसे कोई मतलब ही नहीं। पर जैसे 2-3 साल का होगा अब उसे सिखाया जाएगा, और वहां मम्मी या पापा को थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, नहीं तो उसे तो शुरुआत में डर लगेगा, पर अब उसे उसमें ही मजा आ रहा है। अब कई बार देखना बच्चे का मन, मतलब उसे कुछ नहीं लगी, फिर भी मम्मी पोटी आई पोटी आई, और ले जाएगा, बहुत देर तक बैठा रहेगा और कुछ नहीं आएगा। मम्मी देखेगी कुछ है ही नहीं, बोले चलो नाटक करता है। वो नाटक नहीं कर रहा, उसकी पर्सनालिटी का सेकंड स्टेज शुरू हो चुका है। अब उसे मजा आ रहा है, कम मोड में ही हाथ डाल रहा है। तो पहली स्टेज कौन सी है? ओरल, हर चीज मुख में दे रहा, वो ओरल स्टेज चल रही। दूसरी स्टेज कौन सी होगी? एनल स्टेज। अब उसे वॉशरूम में ही मजा आ रहा है, वहीं डला हुआ है, बार बार बहाने करके ले जा रहा है, उसे आ भी नहीं रही, फिर भी वो पेट पकड़ लेगा, मम्मी मम्मी, झूठ, नाटक। वो नाटक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके व्यक्तित्व का कौन सी अवस्था शुरू हो गई है? गुदी। तो जैसे ही बच्चा 2-3 साल का होगा उसकी गुदी अवस्था शुरू, जिसमें उसे उसमें ही मजा आ रहा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे तीसरी। तीसरी स्टेज इंग्लिश में बोलते हैं फैलिक, हिंदी में शायद लैंगिक बोलते हैं।
तीसरी लैंगिक, हाँ, तीसरी स्टेज है लैंगिक अवस्था। अगली अवस्था है लैंगिक। जब बच्चा 4-5 साल का हो जाएगा तो अब उसमें तीसरी अवस्था शुरू हो जाएगी, जिसे बोलते हैं लैंगिक अवस्था। अब यहां ध्यान से, अब चाहे लड़का हो 4-5 साल और चाहे लड़की हो, जैसी 4-5 साल का वो हो जाएगा या हो जाए, लकड़ी नहीं सॉरी, लड़की, तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा जिसे बोला जाएगा एडिपस कॉम्प्लेक्स। लड़कियों में भी ये कॉम्प्लेक्स आएगा, एडिपस कॉम्प्लेक्स। इसका हिंदी में कोई नाम नहीं है ना, इसी को कहते हैं लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लिख लो, पर समझा रहे हैं, है ना। तो तीसरा स्टेज कौन सा है, फैलिक या लैंगिक अवस्था। ये कब शुरू होती है, जब बच्चा 4-5 साल का होता है। ये लड़कों और लड़कियों दोनों में चल रहा होता है, एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है उनमें, उसे बोलते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है, अगर लड़का होगा तो लड़का अपने माता, इस पहली बात तो 4-5 साल का होते ही बच्चे अपने जननांगों के प्रति जागरूक होना शुरू हो जाते, मतलब ये वो अवस्था है जिसमें बच्चा किसके प्रति अवेयर हो जाएगा, जेनाइटल्स के प्रति। उसे समझ में आ जाएगा मैं लड़का हूं लड़की हूं क्या है ऐसा। तो इस उम्र में लड़का हो या लड़की 4-5 साल के बाद उसे समझ में आ जाएगा कि मैं लड़का हूं कि लड़की। 4-5 साल के पहले उसे कुछ पता नहीं रहता, इसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो लड़का है कि लड़की। जो लड़का होगा उसमें भी अपने जेनाइटल्स के लिए अवेयरनेस आ जाएगी और वो अपने माँ के साथ यौन इच्छाएं पूरी करने की सोचेगा। जब बच्चा 5 साल का होगा तो अपनी माँ के साथ यौन इच्छा पूरी करने की सोचेगा और इसलिए उसे अपने पिता से नफरत हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी माँ के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किसका है, पिता का। इसे बोलते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स, जो बच्चे में 5 साल की उम्र में शुरू होता है। और बिल्कुल ही ऐसा लड़कियों में भी होता है। लड़कियों में भी 5 साल में ही अपने पिता से विवाह करने की इच्छा जागती है और इस वजह से वो अपनी मां से नफरत करती है। इसे एडिपस कॉम्प्लेक्स बोला गया है। ठीक है, मुझे 5 बजे से 8 बजे तक समझ रहे, मैं नींद में पढ़ रहा था, मेरी नींद खुल गई है ना कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है। और ग्रीक में एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम था इलेक्ट्रा। उसे अपनी मां से इतनी नफरत हो गई थी कि उसने अपने भाई से कह के अपने मां का मर्डर करवा दिया था, कि उसे एनी हाउ अपने पिता से शादी करनी थी। तो जब वो छोटी बच्ची थी 6-7 साल की, उसने अपने पिता से मां भाई से मरवा ही दी अपनी मां को। इसलिए तब से लड़कियों में एडिपस कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी बोलने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रा नामक महिलाओं में कॉम्प्लेक्स, लड़की में इतना कॉम्प्लेक्स बढ़ गया कि अपनी मां की हत्या करवा दी। चूंकि वो छोटी थी तो मार नहीं सकती थी, तो बड़े भाई के कान भर दिए, बड़े भाई नहीं मार दिया मां को। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स, समझना। अब लड़की को जैसे ही लगने लगेगा कि पिता से शादी तो हो ही नहीं सकती, कि पिता की तो शादी हो गई मां से, तो अब वो क्या करेगी, वो सारी चीजें करने लगेगी जो उसकी मां करती है। जैसे कपड़े मां पहनती वैसे पहनने की कोशिश करेगी, जैसा मेकअप मां करती है वैसा वो करने की कोशिश करेगी। अगर गाड़ी की आगे की सीट में मां बैठती है तो बच्ची बोलेगी मुझे बैठना। ये बात समझ में आ रही। तो वो सारी चीज जिससे वो अपने पिता को आकर्षित कर सके, इस स्टेज को बोलते हैं लैंगिक अवस्था या फैलिक स्टेज। पहली अवस्था कौन सी थी, मौखिक, जो जन्म से 2 साल तक चलेगी। दूसरी स्टेज कौन सी है, गुदी, जो 2 साल से शुरू हो जाएगी। तीसरी स्टेज लैंगिक, इसमें लड़के और लड़कियों में कौन सा कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, एडिपस कॉम्प्लेक्स। लड़कियों में एडिपस कॉम्प्लेक्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सर जी समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है। इसे बोलते हैं फैलिक स्टेज या एडिपस लैंगिक अवस्था। इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है, विपरीत। चूंकि लिंग के प्रति अवेयरनेस आ जाती है, इसलिए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है। और सबसे पास विपरीत लिंगी कौन हो सकता है, माँ या बाप। बेटे के लिए विपरीत लिंगी माँ हो सकती है और बेटी के लिए
पिता। समझ में आ गया? ये 4-5 साल की उम्र तक से 7 साल तक हो सकता है। हाँ, क्या? इलेक्ट्रा लड़की का नाम है, यूनान की, ग्रीक लड़की थी, उसने अपनी मां को मरवाया था पिता से शादी करने के लिए। ठीक है सर, न्यू वाले सिलेबस में ये टॉपिक, पहले ही टॉपिक है व्यक्तित्व विकास। चलो अब पढ़ते हैं चौथी स्टेज की तरफ। चौथी है लेटेंसी, अगली है काम प्रस्तुति अवस्था। अब है लेटेंसी स्टेज, काम प्रस्तुति अवस्था। अगली अवस्था का नाम है काम प्रस्तुति। सर जी क्या ये ऑथेंटिक है? भैया ये सिगमंड फ्राइड ने दिया हो, ये एनसीईआरटी में दिया है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं। ये सब जैसा लाइन टू लाइन आज की पूरी क्लास एनसीईआरटी से। आपको कुछ नहीं करना, टाइप करना पर्सनैलिटी स्पेस एनसीईआरटी, आ जाएगी। हिंदी में डालना व्यक्तित्व एनसीईआरटी, तो हिंदी वाले पढ़ लें व्यक्तित्व से। इंग्लिश में थोड़ा डिटेल से दिया गया, हिंदी में थोड़ा शॉर्ट में दिया गया। ठीक है, थर्ड स्टेज समझ में नहीं आ रही। थर्ड स्टेज में है कि लड़का लड़की हो गए हैं बावले, है ना, लड़कियां मरवाने लगी हैं मम्मी को, मर्डर करवाने लगी, ये है थर्ड स्टेज। समझ में आ गई? चलो चौथी स्टेज है काम प्रस्तुति। तो 3 स्टेज समझ में आ गई। पहली स्टेज है मौखिक, दूसरी है गुदी, और तीसरी है लैंगिक। चलो अब चौथी स्टेज है लेटेंसी, काम प्रस्तुति। इसमें क्या होगा, ये 7 वर्ष से शुरू होगी और ये किशोर अवस्था तक चलेगी, प्यूबर्टी तक। अगली जो फेज है ये 7 साल से लेकर किशोर अवस्था तक चलेगी। ये स्टेज ब्रेन से गाइड होती है, हार्मोन से। ये आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का, उन्होंने ये कुछ नहीं बोला, ये आपकी पर्सनालिटी का अगला फेज है ना। चलो इसमें क्या होगा, व्यक्ति अब किस इच्छाओं की तरफ भूल जाएगा, उसकी जितनी सेक्सुअल डिजायर है उनको धीरे धीरे भूलने लगेगा। तो जैसे ही बच्चा 7 साल से बड़ा होगा, अब वो अपनी सेक्सुअल डिजायर उसकी बचपन में जितनी थी भूलने लगेगा। धीरे धीरे सारी लैंगिक इच्छा उसने दबा दी, और अब वो समाज और जीवन में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट हासिल करने के लिए सोचने लगेगा। सोचेगा कैसे समाज में अपना स्थान बनाए, कैसे कैरियर में सफल हो जाए, अब इसकी ओर सोचना शुरू कर देगा। तो 7 साल से लेकर किशोर अवस्था तक अब व्यक्ति अपनी लैंगिक इच्छाओं का दमन कर देगा, भूलता जाएगा, धीरे धीरे भूलता जाएगा। ऐसी भी कोई चीज थी वो भूल जाएगा, और वो अब समाज में घुलना मिलना शुरू करेगा, और वो उपलब्धियों को हासिल करने में 10th 12th 8th जिस क्लास में पढ़ रहा होगा टॉप करने की सोचेगा। इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, इस तरह की बातें सोचेगा। ये उसके व्यक्तित्व का चौथा चरण है। चौथा चरण समझ में आ गया। अब लास्ट स्टेज होगा पांचवा स्टेज है जननांगिकी अवस्था। पांचवा है जननांगिकी, जेनाइटल स्टेज। अगला है जनांगी, जनन धन अंगीय, बन गया जननांगी अवस्था। पांचवी और अंतिम अवस्था है जननांगी। इसमें क्या होगा, जो तीसरी स्टेज की यौन इच्छाएं थी, किशोर अवस्था के बाद वो वापस फिर से जाग जाएंगी। तो जितनी सेक्सुअल डिजायर थी 5वीं स्टेज में यौन युवा अवस्था में वापस सब जाग जाएगी। सर क्या ये कंपलसरी है होना हर बच्चे में? ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है, कोई भी थ्योरी 100% सही हो ही नहीं सकती, हर थ्योरी की आलोचना है, अपन ने तो उनका थ्योरी पढ़ना है। चलो अब इसमें क्या होगा, जो तीसरी स्टेज में जो यौन इच्छा जागी थी, जब व्यक्ति 5 साल का था उसके अंदर जितनी इच्छाएं जागी थी, अब युवा अवस्था के बाद फिर से सब जाग जाएगी। पर अब व्यक्ति विपरीत लिंगी व्यक्ति से
विपरीत लिंग व्यक्ति से व्यवहार करना सीख जाएगा। मतलब एक लड़का सीख जाएगा किस तरह से लड़की से बात करना है, और लड़की सीख जाएगी कि लड़की, उनका सोशलाइजेशन हो चुका है। तो चूंकि इस उम्र तक समाजीकरण हो चुका होता है, इसलिए ऑपोजिट जेंडर से आप क्या कर सकते हो, सारा बिहेवियर सीख लेते हो। ठीक है, स्लाइड डल जाएगी, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, पहले समझ लो। इसमें पीपल लर्न टू डील विद मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स इन अ सोशल एंड सेक्सुअली मैच्योर वे। तो आप ऑपोजिट जेंडर या ऑपोजिट सेक्स के प्रति किस तरह से मैच्योर वे से बातचीत करनी है वो सीख जाओगे। किस तरह से एक लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के से बात करनी है, ये सीख जाते हैं कि सोशलाइजेशन हो गया। जितने लोग कोएड स्कूल में पढ़े उनका थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, और जितने बॉयज स्कूल वाले होते हैं उनका थोड़ा सा डिलेड, क्यों अभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है ना। तो इस तरह से इस पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हो गया सिगमंड फ्रॉइड की पांचों अवस्थाएं, याद हो जाएंगी। तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार हमारा व्यक्तित्व कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3। पहला इदम, दूसरा अहम, तीसरा इदम का काम क्या है? तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताओं की तात्कालिक संतुष्टि, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स। ठीक है, क्लियर? क्या इसको नैतिकता, सामाजिक मूल्य या दूसरे लोगों की परवाह होती है? इट डज नॉट केयर अबाउट सोशल वैल्यू, एथिकल वैल्यू, सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स एंड अदर इंडिविजुअल्स। दूसरा पार्ट कौन सा था? अहम। अहम किस सिद्धांत पर काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल, वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। समझ में आ गया? और तीसरा कौन सा था? पराम। ये किस पे काम करता था? नैतिक है या अनैतिक? जो परा अहम है, ये इदम और अहम को कैसे कंट्रोल करता है? ये पैतृक प्राधिकार, पेरेंटल अथॉरिटी की वजह से दोनों को कंट्रोल कर लेता है। बोलता है बहुत पीटे जाओगे अगर तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ की। हमारे व्यक्तित्व के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पहली अवस्था मौखिक, कब तक चलती है? बचपन से 1-2 साल तक। दूसरी अवस्था एनल, गुदी, कब से शुरू हो जाती है? 2-3 साल का, जैसे बच्चा खुद से सीखने लगा। तीसरी अवस्था फैलिक, लैंगिक। इसमें क्या होता है? ऑपोजिट जेंडर के लिए सेक्सुअल डिजायर आती है, क्योंकि व्यक्ति, बच्चा अब अपने जेनिटल्स के लिए अवेयर हो जाता है, और इसमें लड़के और लड़कियों में कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, एडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें देखा होगा अगर मम्मी पापा के पास आए तो बच्चा दूर करता, नहीं नहीं, ऐसे रोता है। ऐसे देखे, वीडियोस देखे हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स में, जिसमें लड़की कहती है मेरे मापा है, इस तरह की बातें देखा, एडिपस कॉम्प्लेक्स। और लड़कियों में इसी कॉम्प्लेक्स और क्या बोला है? इलेक्ट्रा, क्योंकि इलेक्ट्रा नाम की खूनी बच्ची थी, उसने अपनी मां को केवल इसीलिए मरवा दिया था। चौथी स्टेज, चौथी कौन सी थी? काम प्रस्तुति, लेटेंसी। लेटेंस मतलब प्रसुप्त अवस्था में। तो जब कोई चीज निष्क्रिय हो जाए उसे लेटेंट बोलते हैं। तो इसमें जितनी यौन इच्छा है वो सब शांत हो जाती है, आदमी भूल जाता है, वो अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाता है, अचीवमेंट को हासिल करने में लग जाता है। 5वीं स्टेट जननांगी, जेनाइटल्स। तो इसमें वापस उसमें वो सारी डिजायर्स आ जाती हैं, पर अब वो सोशली बिहेव करने लगता है ऑपोजिट जेंडर से। ठीक है, तो ये हो गई 5 स्टेज, याद हो जाएंगी। ठीक है, यही बस बड़ी हैं, बाकी सब छोटी हैं। तो कल सारी अप्रोचेज हो जाएंगी ना। धन्यवाद।